हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल, डायरेक्टर चंद्रकांति हॉस्पिटल, फिर से आया हूँ एक और टॉपिक पे बातचीत करने के लिए और डिस्कस करने के लिए, जो कि बहुत रेलिवेंट है आज की प्रेजेंट सिनारियो में। इस टॉपिक का नाम है रीढ़ की ट्यूबरकुलोसिस, रीढ़ की टीबी। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो रीढ़ की टीबी होती है, ये कहाँ से शुरू होती है। जनरली ये देखा गया है कि आमतौर पे लोगों को छाती की टीबी होती है कि स्पाइन के इधर और इधर दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो अपर बॉडी में, जिसको डोर्सल एरिया कहते हैं, वहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। अगर किसी को लंग्स की टीबी हुई है, और लंग्स की टीबी जनरली कैसे होती है, एयरबॉर्न होती है, कि जैसे अगर हम किसी ऐसे माहौल में गए हैं कि जहाँ पे लोगों को टीबी है या जो खांस रहे हैं, जिससे टीबी की शिकायत है, तो वो जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे हवा में चले जाते हैं, और फिर अगर आप उस आदमी के बहुत नज़दीक हैं तो वो कण आपके अंदर भी कीटाणु आ जाते हैं सांस लेते समय, और फिर अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो फिर बैठ जाते हैं अंदर शरीर में और अपना वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे होती है फेफड़ों की टीबी। अगर फेफड़ों की टीबी है और बहुत दिनों से है और इसका अगर उपचार नहीं किया जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपर की जो बाहरी झिल्ली होती है, वो झिल्ली की फिर टीबी होने लगती है, और वो झिल्ली जहाँ जहाँ और अंग से जुड़ी रहती है तो उस पर वो टीबी अपना फैला सकती है। तो इसमें सबसे मुख्यतः है स्पाइनल कॉलम, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ ही फेफड़े होते हैं, और अगर फेफड़ों की टीबी सही नहीं हो रही है तो वो धीरे 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 स्पाइनल कॉलम में आ जाती है, रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाती है। इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। जब भी टीबी होती है जो कि रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करती है, तो वो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पे ही अफेक्ट करती है। उसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में जब टीबी घुस जाती है तो वहाँ वो बैठ जाती है, वहाँ का इन्फेक्शन क्रिएट करती है कि पस फॉर्म करता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन है तो पस तो फॉर्म करेगा ही। अब जब रीढ़ की हड्डी में पस होता है तो वो रीढ़ की हड्डी को गला देता है, गलाने लगता है। पहले एक हड्डी पे असर आता है, फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क द्वारा दूसरी हड्डी पे असर आता है, फिर तीसरी हड्डी पे असर आता है। तो ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे फैलती है, और हड्डी के चारों तरफ भी वो पस का एक सोल्यूशन बनाने लगता है। जब ये पस बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो हम सब जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी चारों तरफ से किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को, जिसमें पूरी की पूरी नसें जाती हैं, और वो फिर नसें निकल के हमारे हाथों में, छाती में, पेट पे, पैरों में सब जगह जाती हैं। तो जब इसका इन्फेक्शन होता है और हड्डियों में बहुत दिनों तक असर रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये फिर और अंदर घुसती हैं, इसका पस और अंदर जाता है, और रीढ़ की जो नस होती है उसको ये पस दबाने लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें दोस्तों, अगर सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा है टीबी और उसमें वो पस क्रिएट कर रहा है, उसको हड्डी को गला रहा है, तो एट द मोस्ट इनिशियल स्टेज बहुत कम ही जो होती है हड्डी अफेक्ट होती है, और पेशेंट को दर्द होने शुरू हो जाता है। उसमें देखना पड़ता है कि पेशेंट को आमतौर पे, जैसे हम लोग कहते हैं कि लो बैक पेन, अरे कमर का दर्द है, तो बहुत कारणों की वजह से होता है, और आमतौर पे जनरली कोई कारण भी नहीं होता है। आजकल की रोज़मर्रा लाइफस्टाइल की वजह से लो बैक पेन इज़ वेरी कॉमन, और इसमें मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं लो बैक पेन के। मगर आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीबी की, तो जब रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है तब भी लो बैक पेन होता है। ऊपर की तरफ भी दर्द हो सकता है, पीठ में और ऊपर भी दर्द हो सकता है, जहाँ जहाँ जो हड्डी इन्वॉल्व हुई है तो वहाँ वहाँ दर्द हो सकता है। मगर इसमें कैच पॉइंट यही रहता है दोस्तों कि अगर इन्फेक्शन है तो जनरली इन्फेक्शन वाला जो दर्द होता है वो लेटने पे ज़्यादा होता है, और वैसे अगर आमतौर पे जो हमारा दर्द होता है वो उठने बैठने चलने में दर्द होता है, जो कि और कई कारणों से होता है। तो इसमें यही एक कैच पॉइंट है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर लेटने में ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और उठने बैठने चलने में उतना दर्द नहीं हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि टीबी हो सकती है मरीज को। कि बुखार भी आ सकता है, इवनिंग राइज ऑफ फीवर होता है, खांसी होती है, बलगम के साथ हो सकती है। और इसमें स्पेसिफिक अगर हम जाएं कि रीढ़ की नस अगर इन्वॉल्व कर गई तो कमजोरियाँ शुरू हो जाती हैं पैरों की, और अगर यहाँ गर्दन की रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व है, वहाँ की नस कर रही है, दबा रही है, तो हाथ की भी कमजोरी शुरू होने लगती है।
तो धीरे धीरे पेशेंट को लगेगा कि सुनपन आ रहा है पैरों में, झंझनाहट आ रही है पैरों में, और पैर एकदम उठ नहीं पा रहे हैं या पैर एकदम खड़े वजन नहीं ले पा रहे हैं। ये सब सिम्टम्स होते हैं टीबी के, क्योंकि वो अब नस को दबाने लग गई है कि पैर पतला होने लगता है, एक पैर पे असर ज़्यादा दिखता है, उंगलियां चलती नहीं हैं, और सुनपन जो है कमर से शुरू हो जाता है और लगता है कि नीचे का हिस्सा तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है कि पेशाब और पैखाना भी रुकने लगता है, पेशाब नहीं निकलती है, पैखाने में जोर लगाना पड़ता है। तो ये सब सिम्टम्स धीरे 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 एस्केलेट करने लगते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि टीबी किस एरिया की है। अगर गर्दन की नस की है, गर्दन की हड्डी की है, तो गर्दन की हड्डी गलेगी, उसके तो गर्दन में दर्द होगा, चक्कर आ सकते हैं। गर्दन की नस दबाएगी तो हाथ में झंझनाहट, सुनपन हो सकता है, एक हाथ पतला होने लग सकता है। और धीरे धीरे गर्दन की नस दबाने से पैरों पे भी असर आता है और उसमें चलने में दिक्कत, ऐसा लगेगा जैसे रुई पे चल रहे हैं, ज़मीन नहीं पता चल रही है, सुनपन, झंझनाहट, और धीरे धीरे मसल वीकनेस और चलने में दिक्कत हो सकती है। अब अगर ऊपर कमर की तरफ दिक्कत है टीबी की, जो कि मोस्ट कॉमन टीबी ऊपर का ही होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि छाती से ही मोस्टली टीबी स्पाइन तक पहुंचता है। तो अगर ऊपर की तरफ हिस्से में टीबी है तो जो बीच का यहाँ से धड़ होता है, यहाँ से पूरा धड़ से लेकर पैर तक बेकार हो जाता है शरीर। अब इसमें करना क्या चाहिए? अगर ऐसे कोई भी लक्षण है तो इसमें आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, एक्सरे कराते हैं, और अगर नसों की प्रॉब्लम भी लगती है तो फिर हम सीधे एमआरआई कराते हैं। तो आगे क्या करना चाहिए? आगे फिर 2 प्रोसीजर होते हैं दोस्तों, या तो भाई हमें दवाइयों से ही इलाज करना है या फिर सर्जरी करनी है। ये जब भी टीबी होगी दोस्तों तो टीबी की दवाई तो चलेगी, और टीबी की दवाई चलती है इसमें लंबे समय तक, यूजुअली 14 महीने तक हम लोग चलाते हैं। छाती की टीबी में 6 महीने 9 महीने ऐसे चलती है, मगर जब नसों की टीबी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी की टीबी जाती है, दिमाग की टीबी जाती है, तो जनरली 14 महीने तक, लंबे समय तक चलती है। और दवाई तो शुरू हो जाती है पहले दिन से, जब भी डायग्नोसिस बनती है तो तुरंत दवाई शुरू कर देनी चाहिए, जिससे टीबी और बढ़े नहीं, जहाँ तक है वहीं तक रहे, सीमित होकर रहे, नहीं तो ये बढ़ने लगती है और ऊपर नीचे फैलने लगती है। तो एक तो इसको हम रोक लेंगे। बाकी जो भी सिम्टम्स है मरीज़ के, जैसे झंझनाहट है, सुनपन है, दर्द है, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हम लोग करते हैं। तो इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, एक्सरसाइज बताई जाती है, फिजियोथेरेपी करी जाती है, और बेल्ट पहन के आपको बाहर निकलना होता है, जिससे जो हड्डी पे असर आया है वो और असर बढ़े ना और वो और टूटे नहीं। तो अगर एक हड्डी पे असर है और कम असर है तो जनरली ऐसे सही हो जाता है, और लंबे समय तक दवाई चलती, जब कोर्स पूरा हो जाता है तो वो फिर ठीक हो जाती है टीबी। अब अगर ज़्यादा टीबी है, हड्डी ज़्यादा गली हुई है, मगर अभी भी नस पे नहीं पहुंचा है, तो हम लोग स्टेबिलिटी देने के लिए और हड्डी मजबूत रखने के लिए हम लोग ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करते हैं। इसमें क्या होता है कि बिना बहुत बड़ा चीरा लगा के, बिना अंदर हड्डी काट के, बिना अंदर मांसपेशियों को काट के, ऊपर से ही स्क्रू लगा देते हैं जो हड्डी गली है उसके ऊपर और उसके नीचे, जिससे वो स्टेबल हो जाए। तो आजकल ऐसे प्रोसीजर्स चल रहे हैं जो कि मिनिमली इन्वेजिव होते हैं, जिससे मरीज़ का पैसा भी कम खर्च होता है और ड्यूरेशन इन द हॉस्पिटल कम होता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत जल्दी होती है। अब अगर नसों को भी दबा रही है और उसके सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो फिर हमें ओपन प्रोसीजर जनरली करना पड़ता है, क्योंकि हमें फिर पस भी निकालना पड़ता है, नस को फ्री करना पड़ता है और स्क्रू रॉड भी लगाना पड़ता है बोन की स्टेबिलिटी के लिए। आज के वीडियो में मुझे लगता है दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में आपको ये बात बताई है कि टीबी ऑफ स्पाइन क्या होती है और फिर हड्डी से कैसे वो नसों को अफेक्ट करके कैसे कैसे सिम्टम होते हैं। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर जैसा डॉक्टर एडवाइस करे वैसा करना चाहिए, तो रिजल्ट्स हमेशा ही अच्छे होते हैं। जितनी देर होगी, जितनी फैलेगी टीबी शरीर में, उतनी ही दिक्कतें बढ़ेंगी, मरीज़ को तकलीफ होगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।